हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 4 में जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ रहे थे उसी के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। कल इसका फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया था जिसमें हम लोग एक केस कंसिडर किए थे कि जब पार्टिकल का एनर्जी क्या हो, पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है उससे ज़्यादा हो, तब क्या पार्टिकल के साथ होगा। और आज जो हम लोग का केस है ये उसका रिवर्स केस है। मतलब आज के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल का एनर्जी होगा उसको पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है उससे कम माना जाएगा। ठीक, तो देखिए बोर्ड पे मैं साफ साफ पहले लिख दिया हूँ, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पार्ट 2 केस 2 व्हेन E इज लेस देन V0। ठीक, कल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, उसको अच्छे से समझ चुके थे। ठीक, तो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले कल वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि कल मैं अच्छे से बता चुका हूं, तो आज चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो इक्वेशन वहाँ बनाया हूँ उसी को डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक, क्योंकि फालतू में पेज भरने का कोई मतलब नहीं है। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि दोबारा डिराइव करना, इसके लिए नहीं। एक केस अच्छे से लिखिए और दूसरे केस को उसी में से इक्वेशन को यूज करके लिख दीजिए। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हम लोग देखे थे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये कोई अगर पार्टिकल है जिसको एक्स एक्सिस का नाम हम मोशन करा रहे हैं, ठीक, और इस पार्टिकल का जो एनर्जी है वो मान ले रहे हैं कुछ ऐसा है। ये जो पार्टिकल है, चलिए नीचे बना देते हैं, मान ले रहे हैं एक पार्टिकल है जिसका एनर्जी क्या है, E है, जो कुछ क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट ऐसे मोशन कर रहा है, और ये E हम एक आर्बिट्रेरी अपने मन से खींच दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये जो E है ये क्या है, इसका एक्स एक्सिस से हाइट देखिए, मतलब इसका एनर्जी देखिए, और इसका हाइट देखिए बैरियर का V0 है। तो यहाँ से साफ साफ लग रहा है कि E क्या है, लेस देन V0 है। ठीक, तो इस कंडीशन में पार्टिकल के साथ रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड में एसोसिएटेड वेव क्या होगी। ठीक, और फिर जब ये सब मिलेगा तो उसके बाद पार्टिकल का रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, पार्टिकल का ट्रांसमिटेंस क्या होगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक, तो केस फर्स्ट में मैं ऑलरेडी इन डिफरेंट रीजन में वेव को डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर, जो चेंज करना है उसको बता दूंगा, एग्जाम में भी आपको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए आप, रीजन फर्स्ट और रीजन 3 दोनों रीजन में पार्टिकल क्या फ्री है, जिसका मतलब दोनों रीजन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पार्टिकल का 0, दोनों रीजन में V0 क्या है, 0। जिसका मतलब क्या होगा, चाहे E इज ग्रेटर देन V0 लीजिए, चाहे E इज लेस देन V0 लीजिए, दोनों रीजन में क्या होगा, जो इसके साथ एसोसिएटेड वेव होगा वो सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है नहीं कि जो इस पर फर्क डालने वाला है। क्लियर है चीज़। तो दोनों रीजन में जो हम लोग पहले लिखे थे वो क्या होगा, सेम होगा। बस अंतर कहाँ आएगा, अगर स्टेप पोटेंशियल वाला वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि अंतर कहाँ आने वाला है, क्योंकि स्टेप पोटेंशियल में भी हम लोग ऐसे 2 केस बनाए थे। ठीक, अंतर किस में आएगा, बस अंतर इस रीजन में जब हम लोग लिखे थे psi2 उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, और इस psi2 में किस में अंतर आएगा, जो हम लोग बीटा का वैल्यू माने थे उसमें अंतर आएगा। ठीक, तो चलिए जो हम लोग को इसमें करना है, मतलब जो चेंजेस लाने हैं उसको किया जाएगा। मैं वेव फंक्शन नहीं लिखूंगा, आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस जो इसके अंदर चेंजेस हैं उसको अप्लाई करते हुए निकाल देना है। क्लियर है चीज़। अगर एग्जाम में पर्टिकुलर कह दिया कि वेव फंक्शन लिखिए E इज लेस देन V0 तभी लिखिएगा, तो पहला और तीसरा रीजन तो सेम होगा जैसे उसमें लिखे थे, दूसरा रीजन भी क्या होगा, सेम होगा। बस वहाँ बीटा को बता दीजिएगा कि जो वहाँ पे बीटा है वो I बीटा डैश के बराबर है, अभी यहाँ बता रहे हैं। ये चीज़ क्लियर। देखिए अब क्या होगा, जब E इज लेस देन V0 है, इसका मतलब क्या होगा, E माइनस V0 0 से छोटा होगा। अगर V0 को हम ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, E माइनस V0 जो होगा वो 0 से छोटा होगा। कोई क्वांटिटी 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, वो निगेटिव क्वांटिटी है। और यही निगेटिव क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 5 अगर देखिए, इक्वेशन नंबर 5 में कल हम लोग बीटा का वैल्यू निकाले थे, इसका मतलब जब बीटा का वैल्यू रूट करके निकाले हुए हैं, तो इस इक्वेशन 5 में देखिए ये जो वैल्यू है निगेटिव आ रहा है, और अंडर रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू आता है इसका मतलब वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब क्या है, जो केस फर्स्ट में बीटा था वो अब केस सेकंड में क्या हो चुका है, इमेजिनरी हो चुका है। केस फर्स्ट में बीटा क्या था, रियल नंबर था, क्योंकि केस फर्स्ट में E इज ग्रेटर देन क्या था, V0 था। तो इसका मतलब उस केस में E माइनस V0 क्या था, 0 से बड़ा था। तो इसका मतलब केस फर्स्ट में ये जो बीटा था वो क्या था, रियल था।
लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये नंबर 0 से छोटा वाला नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में जो बीटा होगा, जो केस सेकंड में बीटा होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक, तो अब जब ई क्या है, V0 से छोटा है, तो V0 को आगे लिख सकते हैं, ई को इधर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए। अब माइनस को यहाँ लेके चले आए तो 2m/, V0 ई h का स्क्वायर बचा। अब इस माइनस यहाँ क्या है, माइनस लिखा हुआ है, तो जब इसको माइनस को इससे अलग करेंगे तो 1 के साथ लगा करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप, यहाँ जब माइनस लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको 1 के फॉर्म में ऐसे निकाल सकते हैं, √-1 कर सकते हैं, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 साइलेंट रहता है। ठीक, तो √-1 निकाल लिए, अब बाकी रेस्ट ऑफ टर्म्स जो थे उसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इसको एक अनदर कांस्टेंट बीटा डैश मान लिए, और ये क्या हो गया, बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश हो गया। क्लियर, अब बता दिए। अब देखिए यहाँ पे V0 क्या है, ई से बड़ा, इसका मतलब ये V0 माइनस ई क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक, V0 माइनस ई क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, V0 माइनस ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो ये बीटा डैश क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। बस यही चेंज आपको करना है। ठीक, तो देखिए पूरा psi1 psi2 psi3 एग्जैक्ट पूरा लिख डालिएगा, और जब उसको लिख लीजिएगा तो इक्वेशन जो इस रीजन सेकंड में मिला था, एग्जाम में पूछेगा तब लिखिएगा, वैसे यहाँ नहीं लिखना है, कॉपी में नहीं लिखने के लिए कहूँगा, एग्जाम में पूछेगा उसके लिए। अगर एग्जाम में पर्टिकुलरली कह दे कि इज लेस देन V0 के लिए तीनों रीजन में वेव फंक्शन लिखिए, तब आपको लिखने, तब जो आपको काम करना है वो मैं बता रहा हूँ, तब लिखना पड़ेगा। तो psi1 psi3 एग्जैक्ट छाप दीजिएगा, psi2 भी एग्जैक्ट छापिएगा, बस एक चेंज करिएगा। psi2 का हम लोग लिखे थे CE के पावर I बीटा x प्लस DE के पावर माइनस I बीटा x था। ठीक, अब यहाँ जब लिखिएगा तो बता दीजिएगा कि ये जो बीटा है ये I बीटा डैश के बराबर है। बता दीजिएगा कि वेयर बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश, यहाँ पे जो बीटा है वो आई बीटा डैश के बराबर है। ऐसा बीटा में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि जब इस केस में बीटा होगा तो वो बीटा क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी हो जा रहा है, जबकि कल वाले केस में बीटा क्या था, रियल था। तो अगर कल का वीडियो देखे होंगे तभी आज का आपको समझ में आने वाला है। ठीक, अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। ठीक, कल का क्या था, बीटा रियल था, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना था। लेकिन आज जैसे ही पार्टिकल का एनर्जी पोटेंशियल बैरियर के हाइट से कम हो रहा है, तुरंत हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस बीटा इज इमेजिनरी नंबर इन केस ऑफ इज लेस देन V0। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर कांस्टेंट बीटा डैश सच दैट बीटा इज इक्वल टू आई बीटा डैश, वेयर बीटा डैश इज इक्वल टू दिस वैल्यू। क्लियर, विच इज रियल। तो इसका मतलब क्या है, बस देखिए साइमन के लिए सेम वेव फंक्शन जैसा निकाले थे, सोल्यूशन निकाले थे ना, लेट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन फर्स्ट। फिर साइंटिफिक लिए भी लिखे थे, लेट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन थर्ड। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे थे, उसका सोल्यूशन निकाले थे, दोनों सेम रहेगा। रीजन सेकेंड में भी जो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे थे वो भी सेम रहेगा। ठीक, इसका भी सोल्यूशन सेम आएगा। बस यहाँ पे एग्जामिनर को समझने के लिए बता दीजिएगा कि जो बीटा है आई बीटा डैश के बराबर है, और जब बीटा का वैल्यू इसमें मानिएगा तो उसके आगे ऐसे करके दिखा दीजिएगा। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया होगा। ऐसे पूरा सॉल्व कर लिएगा। माने थे ना कि लेट बीटा स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये माने थे। ठीक, तो ये इस केस में क्या होगा, बीटा इक्वल टू इमेजिनरी देगा, तो ऐसे करके दिखा दीजिए। इक्वेशन ऐसे ही लिखिएगा, लेकिन बता दीजिए कि बीटा जो है आई बीटा डैश के बराबर है, और यहाँ पर आप दिखा चुके हैं बीटा डैश का वैल्यू क्या है। ठीक, तो बस यही चेंजेस होगा अगर इक्वेशन एग्जाम में पूछेगा तब। ओके, तो अब देखिए रीजन फर्स्ट और रीजन 3 में सब कुछ हम लोग का सेम है। रीजन सेकंड में चेंजेस था उसको हम लोग देख लिए, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखिए क्या करना है हम लोग को, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। जनरली एग्जाम में रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस ही पूछता है। आज तक ये कभी पूछा नहीं है, जो DDU यूनिवर्सिटी का जाना हूँ वहाँ तो आज तक ये पूछा नहीं, बस रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस ही पूछता है कि बताइए। ओके, तो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस की बात करेंगे, तो उसको भी शुरू से नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग वेव फंक्शन लिखते हैं तो फिर हम लोग को बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ता है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a पे, और फिर क्या करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग साइमन इक्वल टू psi2 एक बार इस पे, और psi2 इक्वल टू psi3 इस पे लगा के हमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ता। तो जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो चेंजेस लाना था उसको यहाँ ला दिए, तब फिर क्यों बाउंड्री कंडीशन लगाने जाएँ। हम जो इक्वेशन आया हुआ है किसके किसके लिए, हम लोग को जो ट्रांसमिटेंस निकालना है उसमें क्या करना पड़ेगा, F/A निकालना पड़ेगा, और जो इसमें निकालना है रिफ्लेक्टेंस उसमें B/A करके निकाले थे हम लोग। ठीक, तो अब इस F/A में और B/A में जहाँ जहाँ बीटा होगा उसके जगह आई बीटा डैश रख दिया जाएगा, हम लोग का डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा। फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर,
फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या होता है, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस को निकालना। तो ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस ऑलरेडी कल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब इस केस में क्या चेंजेस आएगा, तो वो चेंजेस हम लोग देखें कि जो बीटा होगा वो इसमें इमेजिनरी हो जाएगा। तो उस बीटा की जगह आई बीटा डैश पुट करेंगे, जहाँ पे बीटा डैश क्या है कि रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या, इस एफ बाई ए में और इस बी बाई ए में जहाँ जहाँ बीटा है उसके जगह आई बीटा डैश पुट कर देंगे और वहाँ से रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस निकाल लेंगे। और इस केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट रीजन को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखिए कितना छोटा है, फिनिश हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, एग्जाम में भी ऐसे करिएगा। अगर कह दे कि इस केस में वेव फंक्शन दिखाइए तभी दिखाइएगा, और सेम उठा के वही छाप दीजिएगा, बस ये वैल्यू चेंज जो करना है उसको दिखा दीजिएगा। क्लियर है चीज? तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बार मैं देख लूँ ये आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक, आ रहा। अब देखिए, अब अगर इक्वेशन आप कल का देखे होंगे तो इस इक्वेशन में हम लोग को क्या क्या मिल रहे थे। इस इक्वेशन में हम लोग को कुछ ऐसे इक्वेशन मिल रहे थे। यहाँ पे साइमन रीजन फर्स्ट में क्या मिला था, ए ई के पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस आई अल्फा एक्स। साई टू क्या मिला था, साई टू रीजन सेकंड में जो वेव था क्या मिला था, फर्स्ट में साई वन, सेकंड में साई टू, थर्ड में साई थ्री। ठीक, रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड सब बोर्ड पर आपको दिख रहा है। प्लस आई बीटा एक्स, अरे उल्टा सीधा लिखा रहा है, सी, और यहाँ क्या था डी ई के पावर माइनस आई बीटा एक्स। ठीक, और रीजन थर्ड में क्या था, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स। ये वेव हम लोग मिला था। ये क्या था, रीजन फर्स्ट में हम लोग डिस्कस किए थे। रीजन फर्स्ट में इंसिडेंट वेव, ये ट्रांसमिटेड वेव, ये रीजन फर्स्ट में रिफ्लेक्टेड वेव, ये रीजन सेकंड में ट्रांसमिटेड वेव, ये रीजन सेकंड में रिफ्लेक्टेड वेव, ये रीजन थर्ड में ट्रांसमिटेड वेव। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेम वेव फंक्शन मिलेगा, बस इस केस में क्या हो जाएगा, जो बीटा था वो क्या हो जाएगा, आई बीटा डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक, बस यही चेंज होगा, बाकी सब वेव फंक्शन सेम मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन तो हम लोग सेम लिख के करेंगे। बाद में हम लोग ये चीज़ जब बीटा वैल्यू मानेंगे तो करके दिखा देंगे। ठीक, और फिर बता देंगे कि जो बीटा है वो आई बीटा डैश के बराबर है, जैसे हम लोग स्टेप पोटेंशियल में किए थे। क्लियर है ना चीज़? ये सब इक्वेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब एनर्जी कम है तो कैसे ये ट्रांसमिटेंस हो जा रहा है। रीजन सेकंड में ट्रांसमिटेंस वाला टर्म है, क्योंकि रीजन सेकंड में वेव है, अब एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का रंग बढ़ रहा है। तो आपके दिमाग में तो जाहिर सी बात है कि सवाल आएगा कैसे ये क्या हो रहा है, पार कर जा रहा है। एनर्जी कम होने के बाद भी कैसे बाउंड्री को पार कर जा रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो जा रहा है वेव। क्लासिकली तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल क्या है, पॉसिबल है। क्वांटम मैकेनिकली क्या है, पॉसिबल है। आप जो रेलवे क्रॉसिंग वाला मैं एग्जांपल स्टेप पोटेंशियल बताया था, उससे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मान लीजिए बैरियर गिरा हुआ है तो क्लासिकली रेलवे डिपार्टमेंट क्या सोचेगा कि अब जो पैसेंजर हैं, जो पर्सन हैं, वो रुक गए होंगे अपना बाइक लेके, अपना फोर व्हीलर लेके। ठीक, जो पैदल हैं वो भी रुक गए होंगे, लेकिन बैरियर गिरे होने के बावजूद भी अगर ट्रेन नहीं आता रहता है तो कुछ लोग अपना बाइक, बाइसिकल कुछ भी तिरछा उछा करके इसके नीचे से घुस जाते हैं बैरियर के। वही क्या है, क्वांटम टनलिंग है, टनलिंग इफेक्ट है। वही मतलब क्या कर रहे हैं, वो बैरियर के नीचे से घुस जा रहे हैं, और यही क्या है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। ठीक, यही क्या है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। वैसे इधर घुसेंगे, अब फिर जब उसको पार करके जाएंगे तो क्या होगा, आगे एक और बैरियर रहता है, दो बैरियर ऐसे रहता है ना, क्रॉसिंग वैसे दो बैरियर रहता है, एक को पार किए, ठीक, तो दो चार लोग मान लिए पार करके गए, फिर इसको भी पार करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, इसको भी पार करके करेंगे। ठीक, मान लीजिए इधर भीड़ ज़्यादा है इस साइड, तो क्या होगा, दो चार लोग इस रीजन में रुक जाएंगे। जैसे बात समझिएगा, इसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बैरियर है, ठीक, अब क्या है, मान लीजिए 100 पीपुल थे यहाँ पे, एनर्जी क्या है, इज लेस देन भी। तो क्लासिकल मैकेनिकली रेलवे डिपार्टमेंट क्या सोचेगा कि 100 के 100 रुक जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जब तो देखेंगे ट्रेन नहीं आ रही है, रोड कुछ ऐसे गया रहता है, रोड ऐसे रहता है, तो क्या करेंगे, 100 में से मान लीजिए 10-20 लोग इसको पार कर गए, तो 10-20 लोग क्या हो गए, मान लीजिए 20 लोग ट्रांसमिट कर गए। ठीक, फिर आगे एक बैरियर होगा, दो बैरियर रहता है ना, तो आगे फिर एक बैरियर है, क्योंकि एक बैरियर यहाँ है, एक बैरियर यहाँ है, तो फिर जब आगे एक बैरियर आएगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम होने के बावजूद फिर लोग देखेंगे, अगर इधर भीड़ क्या है ज़्यादा, मतलब इधर से आने वाले पैसेंजर यहाँ ज़्यादा खड़े हैं, तो क्या होंगे, दो चार लोग कहेंगे रुक जाते हैं, खुल जाएगा तब चलेंगे, लेकिन फिर भी दो चार लोग क्या होंगे, धक्का मुक्की करके यहाँ से फिर ट्रांसमिट कर जाएंगे। तो इस तरह क्लासिकल मैकेनिज्म होता है, कुछ लोग रुक जाएंगे, मतलब कुछ लोग को कहेंगे कि रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पे।
क्लियर। और वैसे 80 लोग क्या हो गए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए इस रीजन में, मतलब इस रीजन में भी क्या है, दोनों चीज़ हो रहा है, रिफ्लेक्टेंस इसमें है और इंसिडेंट तो हो ही रहा है। सेकेंड रीजन में भी क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस हो रहा है। और थर्ड रीजन बस ट्रांसमिटेंस होगा, क्योंकि जो निकल गया वो वापस मतलब अगर इस ऐसे समझिए कि इधर आगे कोई बाउंड्री है नहीं तो वापस कोई रे क्या होगी, आएगी नहीं, इन्फिनिटी से कोई रे आ नहीं सकती, ठीक। तो जो इधर निकल गया वो घर चला गया, वापस घूम के आएगा नहीं, देखने की ट्रेन आया कि नहीं, क्लियर है चीज़। तो ऐसे क्वांटम मैकेनिकली आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, क्लियर ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसका रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस है। ओके, ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या किए हैं, अब जो हम लोग का F/A और B/A मिला था इसके पहले वाले पार्ट में, उसमें हम लोग जो बीटा था उसके जगह I बीटा डैश पुट कर दिए हैं, ठीक। तो आप देखिएगा इक्वेशन नंबर 19 में F/A मिला था हम लोग को पार्ट किसमें, A में, ठीक। तो उसमें F/A की जगह हम क्या कर रहे हैं, बीटा, उसमें F/A वाले इक्वेशन में बीटा की जगह क्या कर रहे हैं, I बीटा डैश पुट कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब E इज लेस देन V0 हो जा रहा है तो उस केस में बीटा का वैल्यू I बीटा डैश के बराबर हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या, जो आप इक्वेशन अपने कॉपी में खोल के देखिएगा तो यहाँ पे बीटा था तो उस बीटा का जगह क्या किए, I बीटा डैश पुट कर लिए, ठीक। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा था, उस इक्वेशन देखिएगा, उस इक्वेशन ऊपर 2 अल्फा बीटा लिखा था, ठीक। तो 2 अल्फा और बीटा डैश की जगह क्या किए हैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहेंगे, रुकिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। उसमें 2 अल्फा बीटा था, 2 अल्फा I बीटा डैश, बीटा की जगह I बीटा डैश क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, क्लियर है चीज़। अब फिर देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे e के पावर I a अल्फा था और फिर ब्रैकेट में यहाँ बीटा था तो उस बीटा की जगह I बीटा डैश, फिर काश बीटा a था तो उस बीटा की जगह I बीटा डैश और फिर a हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या था, इक्वेशन 19 में देखिएगा बीटा का स्क्वायर था तो I बीटा का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे साइन बीटा a था तो यहाँ पे बीटा की जगह I बीटा डैश a कर दिए हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, 2 टाइम्स I अल्फा बीटा डैश आ गया, नीचे एक्सपोनेंशियल पावर आ गया, ये पूरा वैल्यू मिल गया। अब देखिए आपको पता होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ पढ़े होंगे कि कास I बीटा, या ऐसे कहिए कास a, ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो ये जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, कास हाइपरबोलिक a थीटा डैश के बराबर होता है, ठीक। वही फार्मूला मैं यूज किया हूँ, क्लियर। कास I a थीटा डैश इक्वल टू क्या होता है, कास हाइपरबोलिक a थीटा डैश होता है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह ये है, तो आप ऐसे भी यहाँ रीजन दिखा सकते हैं अपने समझने के लिए, वैसे तो अंडरस्टूड है लेकिन एग्जाम में अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। लिख दीजिएगा सिंस कास कौन सा वैल्यू, I बीटा डैश a किसके बराबर होता है, ये कास हाइपरबोलिक बीटा डैश a के बराबर होता है, क्लियर है चीज। तो ये रीजन यहाँ पे दे दीजिएगा और इसके साथ साथ एंड माइनस I साइन I बीटा डैश a जो होता है ये किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश a के बराबर होता है, ठीक। ये रीजन ब्रैकेट में आगे आप लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या आया, कास I बीटा डैश a आया तो उसके जगह कास हाइपरबोलिक बीटा डैश a लिख दिए। अब देखिए इस माइनस I को इसके साथ चिपका दिए, तो जब इस माइनस I को इसके साथ चिपका रहे हैं तो साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश a हो जा रहा है, तो ये माइनस I इसके साथ चिपक कर साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश a दे देगा। और यहाँ देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या था, I बीटा डैश का स्क्वायर था तो बीटा डैश स्क्वायर बच गया, I स्क्वायर जब करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए हैं, क्लियर है चीज़। अब फिर देखिए इसी तरीके से हम B/A इक्वेशन भी हम लोग को यूज करना है, क्योंकि F/A F स्टार F अपान A स्टार A कर देंगे तो यहाँ से हम लोग का क्या मिल जाएगा, ट्रांसमिटेंस मिल जाएगा, और B स्टार B अपान A स्टार A कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को रिफ्लेक्टेंस मिल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में भी, ये इक्वेशन नंबर 20 था प्रीवियस केस में, तो इस इक्वेशन में भी जहाँ जहाँ बीटा आया था वहाँ पे क्या करेंगे, I बीटा डैश पुट करेंगे। तो लिखे हैं सिमिलरली आफ्टर पुटिंग बीटा इक्वल टू I बीटा डैश इन इक्वेशन 20 वी गेट। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, तो B/A इक्वल टू माइनस I अल्फा, यहाँ ब्रैकेट में बीटा का स्क्वायर था तो उसकी जगह I बीटा डैश रख दिए हैं, यहाँ साइन बीटा a था तो उसकी जगह I बीटा डैश रख दिए हैं। अब नीचे यहाँ क्या था, I बीटा था तो उसकी जगह I बीटा डैश रख दिए हैं, और फिर कास बीटा था तो उसकी जगह फिर I बीटा रख दिए, ऐसे कर दिए।
और फिर यहाँ पे बीटा का स्क्वायर था तो आई बीटा स्क्वायर, और साइन बीटा था तो आई बीटा डैश रख दिए। अब देखिए फिर क्या हो गया, ये अल्फा स्क्वायर। अब इस आई का जब ओपन करेंगे इसको ब्रैकेट को, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस बीटा डैश स्क्वायर। अब देखिए फिर यही रिजल्ट आ रहा है, माइनस आई साइन आई बीटा डैश ए इक्वल टू क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश ए होगा। तो माइनस आई साइन आई बीटा डैश क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश ए हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या हो गया, इसको एक साथ लिख दिया ऐसे, और ये कास आई, देखिए कास आई बीटा डैश ए इक्वल टू कास हाइपरबोलिक बीटा डैश ए होता है। तो कास आई बीटा डैश इक्वल टू कास हाइपरबोलिक बीटा डैश ए। और फिर यहाँ देखिए क्या होगा, फिर ये वाला माइनस आई इसके साथ चिपक के साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश ए दे देगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे प्लस हुआ था जब ये इसके साथ चिपका था तो ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर और आई का स्क्वायर -1 और ये बीटा स्क्वायर है माइनस बीटा डैश स्क्वायर हो गया, बीटा डैश का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू हो गया ठीक। अब देखिए क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग ये सब सॉल्व कर चुके हैं ठीक। एक बार चेक करूँ पहले आ रहा है कि नहीं, चलिए पूरा आ रहा है ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या किया है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को हम ऐसे कुछ लिखेंगे, बीटा स्टार बी अपॉन ए स्टार है, तो बी बाई ए का स्टार लिख दिए और बी बाई ए लिख दिए। क्लियर है चीज़, इसको एक साथ ब्रैकेट में करके ऊपर स्टार लगा दीजिए, ओपन करेंगे तो ऊपर स्टार नीचे स्टार ऐसे आता है, ये चीज़ आप इंटर में पढ़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे ठीक। तो अब जो इक्वेशन नंबर बना रहेगा इसका आप अपने हिसाब से नेमिंग कर लीजिएगा, जहाँ तक कल बनाए थे उसके आगे, और इसका भी उसके आगे क्या कर लीजिएगा, नेमिंग कर लीजिएगा ठीक। देखिए जहाँ तक कल इक्वेशन बनाए थे उसके बाद एक इक्वेशन जो नेमिंग करिएगा, बीटा इक्वल टू आई बीटा डैश वालों को एक इक्वेशन बना दीजिएगा, और फिर उसके बाद इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर, और फिर इसको इक्वेशन नंबर बनाइएगा। जो भी इक्वेशन मान ले रहे हैं, ये आपका इक्वेशन x आया है और ये मान ले रहे हैं y आया सॉल्व करने ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब ये वैल्यू लिख दिए तब क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन x, यूजिंग इक्वेशन x कौन सा हम लोग को मिला, f बाई ए, तो इस f बाई ए को इसमें यूज नहीं रिफ्लेक्टेंस बना रहा है ना, तो यूजिंग इक्वेशन y ठीक, ये y क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन y इन एबव इक्वेशन। तो यहाँ पे जब उसको यूज करेंगे तो एक सेट इसका कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा, एक सेट वैसे आएगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। ऊपर देखिए क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, इस ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो गया, 2 बार आ रहा है ये ब्रैकेट वाला टर्म, और साइन हाइपरबोलिक बीटा डैश से 2 बार आ रहा है ठीक। और फिर ऐसे जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करेगा, देखिएगा ऐसे कुछ टर्म आपको मिलेगा ठीक। आसान है एकदम, अच्छे से उसको सॉल्व करेगा, इस ब्रैकेट ओपन करके इसको करके सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा टर्म आपको मिलेगा, ये चीज़ देखिएगा ओके। बस मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें से करके मल्टीप्लाई करना, 4 टर्म आएंगे सब आपस में मिलके कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट लिखेंगे, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट या ट्रांसमिटेंस इसे कहते हैं, तो टी इक्वल टू कुछ ऐसा होगा ठीक। तो टी इक्वल टू ये लिखेंगे तो अब क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव का जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अपॉन इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला हम लोग पीछे निकाल चुके थे स्टेप पोटेंशियल में, डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। तो एफ स्टार एफ अपॉन ए स्टार ए, फिर इसको एक साथ ब्रैकेट लिख दिए, इसको लिख दिए। अब लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन यक्स कामा वी गेट, आप एक्स वाई मत लिखिएगा, आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा ठीक, क्योंकि हमको याद नहीं कल कहाँ तक हुआ था, कितने नंबर तक हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एफ का एक बार इस सेट बनाइएगा, उसमें स्टार करके पुट करिएगा, और फिर एक सेट बनाइएगा एफ बाई ए का, उसमें वही ओरिजिनल वैल्यू, और जहाँ जहाँ आई है वहाँ माइनस आई करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यही क्वेश्चन कुछ था ऐसे ना, तो यहाँ देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आई वाला क्या बदलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वैसे इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आई वाला टर्म से बदलना पड़ेगा ठीक। एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा की शांति के लिए कि क्या हम सीख पा रहे हैं नहीं। अगर बहुत मन करेगा और बहुत एक्स्ट्रा टाइम होगा तब इसको बैठ के सॉल्व करेगा, अदरवाइज आपको बड़े टॉपिकों में बस रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट सही रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको जब फिर सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यू पुट करके तो ये कुछ मिलेगा ठीक। तो अब इसको मैं कुछ इक्वेशन बना दे रहा हूँ पी क्यू ठीक, अपने मन से बना लो क्योंकि क्वेश्चन हम मुझको याद नहीं है, पी क्यू बना दिए ठीक। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन पी एंड क्यू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पी क्यू को आपस में तो क्या होगा, देख रहे हैं ऊपर ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होगा, तो जब न्यूमरेटर आपस में ऐड होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी आर प्लस टी क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है। साथ ही साथ इस इक्वेशन पी और क्यू से ये भी क्लियर है कि एनर्जी कम होने के बावजूद भी ट्रांसमिटेंस होगा।
एनर्जी कम रहता तो क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग का जो बैरियर था कुछ ऐसे था बैरियर, ठीक। एज लेस देन वी नॉट मतलब क्या, ये बैरियर्स कम है, इसका मतलब जो वेव आ रही थी उसको टकरा के वापस जाना था, लेकिन उसके बाद भी ट्रांसमिटेंस हो रहा है, ऐसे वेव बाहर निकल रही है, ऐसे हो रहा है, ठीक। इसमें भी क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, और ऐसे लास्ट में भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, ठीक। ये कैसे हो रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना की वजह से हो रहा है, ठीक। कैसे हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना के वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक। इसका जो अभी एक एग्जांपल बताएंगे फिजिक्स का इसका लास्ट में जब इसको लिखा जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये बैरियर वाला एग्जाम जो बताएं क्रॉसिंग वाला, उससे आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। एक बैरियर इधर है, एक बैरियर इधर है। क्लासिकली रेलवे डिपार्टमेंट सोचेगा बैरियर गिरा हुआ है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, बैरियर बंद होने के बावजूद, मतलब क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद नीचे से लोग घुस सकते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले से ऐसे रूट गया हुआ, ठीक। तो ऐसे रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस दोनों पॉसिबल है, क्लियर। क्लासिकली नहीं पॉसिबल है। क्लासिकली क्या कहेगा, क्लासिकली ये कहा जाएगा कि जब एनर्जी कम है तो कहाँ बैरियर तोड़ पाएगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल क्या है पॉसिबल है। और इसी फिनोमेना को जो क्या कर रहा है, इसमें एनर्जी कम होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, इस बैरियर को तोड़ के निकल जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, टनलिंग। क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इसी को टनलिंग कहा जाता है, टनलिंग इफेक्ट, ठीक। आप याद करिए बेसी में पढ़े हैं टनल डायोड, उसमें भी कुछ टनलिंग इफेक्ट होता था, एक टनल बना के, एक सुरंग बना के क्या करते हैं, इसको ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, क्लियर है चीज़। तो अब इन दोनों पी क्यू क्वेश्चन को आगे यूज करेंगे, ओके। आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू इक्वेशन बनाए थे पीछे, ठीक। अब इस पी क्यू क्वेश्चन से हम लोग को क्या पता चल रहा है, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो देखिए पी क्यू क्वेश्चन से अगर दोनों को ऐड किया जाए तो आप देख रहे होंगे आर प्लस टी क्या हो जा रहा है, 1 के बराबर आ जा रहा है, ठीक। आर प्लस टी क्या हो रहा है, 1 के बराबर आ जा रहा है, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ से देखिए आर प्लस टी क्या है, 1 के बराबर आ जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, जब एनर्जी लेस देन वी नॉट है तब भी क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस है उनका जो सम होगा वो 1 के बराबर रहेगा। मतलब इस केस में भी एनर्जी क्या रहेगी, कन्वर्ज रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक। कन्वर्ज उल्टा बोलते हैं, कंजर्व रहेगी, ओके। मतलब हर एक केस में आप देखें हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व रह रही है, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो। इवन स्टेप पोटेंशियल में एक T0 आया था तब भी R प्लस टी क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा, क्योंकि R वहाँ 1 आ गया था। स्टेप पोटेंशियल में आप देखे थे कि स्टेप पोटेंशियल में एक जगह क्या आया था, T0 आया था, तो उस केस में R 1 आ गया था, मतलब इन दोनों का सम क्या था, तब भी 1 आया था, ठीक। तो हमेशा एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ओके। मतलब जितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए उतने क्या होंगे, मतलब रिफ्लेक्टेड पार्टिकल और ट्रांसमिटेड पार्टिकल, इन सबके एनर्जी को जो सम किया जाएगा तो क्या होगा, वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इनका जो सम है क्या है, 1 के बराबर है, ओके। तो अब देखिए 10 in condition is less than v naught, it is clear that t has a finite value. This shows that it is possible for particle to cross the barrier even if it has energy less than the height of barrier. ये क्वेश्चन ये बता रहा है t का कुछ वैल्यू आया, एक फाइनाइट वैल्यू है, और ये वैल्यू ये बता रहा है, ठीक। फाइनाइट है लेकिन थोड़ा सा वैल्यू तो क्या है इसका, जो t का वैल्यू फाइनाइट जरूर है लेकिन स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाएंगे ना, बीटा डैश ए का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन हाइपरबोलिक क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। साइन हाइपरबोलिक है तो ये ध्यान रहे, साइन हाइपरबोलिक क्या होगा, इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। तो जब नीचे का टर्म बढ़ा तो जाएगा, टी का वैल्यू क्या होगा, छोटा आएगा। मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन कुछ स्मॉल हो रहा है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर है क्वेश्चन से, ठीक। तो ये देखा जा रहा है कि एज लेस देन वी नॉट होने के बाद भी ट्रांसमिशन हो रहा है, एंड दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और यही क्वांटम मैकेनिक्स का स्पेशल फीचर है जो इसके पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव नेचर की वजह से होता है, ठीक। एंड इज नोन एज, और जो इफेक्ट है, ये जो फीचर है इसी क्या कहते हैं, इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। और इसे क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब पार्टिकल का एनर्जी कम होने के बाद भी क्या होता है, पेनिट्रेट करके दूसरे रीजन में निकल जाता है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा डीके। जैसे मानिए, ओके स्टूडेंट, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस में क्या होंगे, कई सारे प्रोटॉन होंगे, कई सारे क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। अब इसका जो बाउंड्री है, लगभग इसका जो एनर्जी होता है, हम लोग पीछे ही पढ़े थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो एनर्जी क्या है, 97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसी मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, इसका जो एनर्जी है क्या है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें, इसको लगभग अगर 100 माने तो जो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है इससे लगभग 25 टाइम्स कम है। अगर 100 के आसपास इसको माने, रफली कर रहे हैं, ये डेटा भी अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक। तो 25 टाइम्स कम है। इसका मतलब
अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से तभी निकलेगा जब क्या हो, वो 25 टाइम्स इस पे आके क्या करे, इसके बाउंड्री पर, अगर इसको हम एज बैरियर मान रहे हैं तो इसके बाउंड्री पर क्या करे, स्ट्राइक करे। क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसमें फ्री है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इधर का जो रीजन है वो रीजन फर्स्ट है, ये जो बाउंड्री है ये क्या आपका रीजन सेकेंड है, और जो फिर इधर का रीजन है ये क्या है, रीजन थर्ड है। ठीक, मतलब इधर का, इसके इधर का रीजन थर्ड है, ये थर्ड रीजन है, ये अंदर का फर्स्ट रीजन है, और ये बाउंड्री क्या है, सेकंड रीजन। ठीक, तो अब इस अल्फा पार्टिकल का सेकंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन जाना है, तो इसका मतलब उसको लगभग 25 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इस पर आके पेनिट्रेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और क्या करना है, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ऐसे 25 या ऐसे, हाँ 25 मान लीजिए नंबर्स में क्या है, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब आप एक बार में क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ को हटा सकते हैं। तो आपको ऐसे मान लीजिए 25 कुछ रखा गया है, पत्थर वगैरह रखा गया है, बोरी वगैरह रखा गया है। ठीक, तो अगर 25 बोरी है, एक बार में एक ही बोरी हटा सकते हैं ऐसे, या मान लीजिए ऐसे क्या किया गया है, उसको ऐसे हम लोग रखे होंगे अरेंज करके, ऊपर नीचे ऐसे अरेंज किए। ठीक, तो एक बार में अगर आपके रास्ते में 25 बोरी है, एक बार में अगर एक बोरी आप हटाने का एनर्जी रखते हैं तो आपको 25 बार क्या करना पड़ेगा, उस बोरी को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका रास्ता क्लियर होगा। वैसे ही ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है इससे क्या है 25 टाइम्स लगभग कम है, जिसको 25 टाइम्स आके इसके पोटेंशियल वैल्यू पर टकराना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से ये बाहर निकलेगा, और इसी को क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टनल डायोड है, जिसमें आप देखे थे टनलिंग मिलता था। क्लियर है चीज़, अपने आप से इस चीज़ को रिलेट करके देखिए ना, अगर 25 मान लीजिए आप एक बोरी एक बार में उठाने की क्षमता रखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके रास्ते में क्या है 25 बोरी ऐसे रख दी गई है, तो एक बार में एक ही बोरी हटाएंगे, इसका मतलब 25 टाइम्स आपको उसको बोरी को हटा करना पड़ेगा। सिमिलर वे में ये अल्फा पार्टिकल भी क्या करेगा, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स इस बैरियर पर टकराएगा, तब जाके यहाँ से क्या होगा, उसका डीके होगा, और यही इफेक्ट टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक, एक सुरंग बना के, टनल मीन्स क्या, सुरंग, एक सुरंग बना के क्या होगा, निकल जाएगा, इसको पेनिट्रेट कर जाएगा। और ये फिजिक्स में होता भी है, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़े थे आप कि इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल होता भी है, इंटर में चीज़ पढ़े हैं। ठीक, तो यही अल्फा डीके क्या है, इस टनलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है, टनल डायोड, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या करते हैं, टनल बना के एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने लगते हैं। ठीक, टनल डायोड आप 82 सेकंड से हम पढ़े हैं, इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट रीजन एलॉन्ग एक्स एक्सिस के बीच में क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट रीजन विथ एक्स एक्सिस इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, और उसके बाद ये फिगर बनाइएगा। ठीक, अब देखिए रीजन फर्स्ट में जो वेव है वो क्या है, ए ई के पावर आई अल्फा एक्स प्लस बी ई के पावर क्या है, आई अल्फा एक्स है। ठीक, ये रीजन फर्स्ट में आपका वेव है, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। रीजन सेकेंड में जो वेव है वो क्या है, सी ई के पावर आई बीटा एक्स प्लस डी ई के पावर माइनस आई बीटा एक्स। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे बीटा की जगह आई बीटा डैश हो गया है, तब जब बीटा की जगह आई बीटा डैश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आई बीटा रखेंगे तो क्या होगा, आई बीटा डैश मान लीजिए यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इसका मल्टीप्लाई होगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपका क्या होगा, बताइए, ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टाइम्स एक्स। सिमिलरली ये देखिए, जैसे यहाँ बीटा रखेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बीटा एक्स। ठीक, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं देखिए क्या है, ऊपर आई नहीं लगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये वेव के एक एक्सपोनेंशियली डीके वाला इक्वेशन हो गई है। ठीक, ये जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है क्या है, एक्सपोनेंशियल, ये दोनों देखिए क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है दोनों। ये चीज़ समझ में आ रहा है, दोनों का क्या है, एक्सपोनेंशियल, इन दोनों का वेरिएशन है। यहाँ पे आई नहीं लगा, आई लगा रहता है तब वेव का इक्वेशन हम लोग कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे आई नहीं लगा हुआ है। क्लियर है चीज़। साथ साथ देखिए एक चीज़ आप और यहाँ रिलेट करेंगे, यहाँ पर टी नहीं है, मतलब ये जो वास्तव में हम लोग कहते हैं ये क्या है, एक वेव का किसी टाइम पे लिया गया पिक्चर है। किसी टाइम पर t=1 भी आप कर सकते हैं, किसी टाइम t=1 या किसी अंदर किसी मतलब इंस्टेंटेनियस पिक्चर है ये वेव का। ठीक, एग्जैक्ट इसको वेव नहीं कहते, एग्जैक्ट वेव कहने के लिए इसमें टी हमको इंट्रोड्यूस करना रहता है, लेकिन उतना डिटेल हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक, तो इस वजह से बुक वगैरह में इसको वेव कहते हुए चलता है, तो वेव कहते हुए मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर बीटा डैश एक्स हो जाएगा। अब तीसरे रीजन में जो वेव है ये क्या हो जाएगा, एफ ई के पावर आई अल्फा एक्स, वही रहेगा। ठीक, बस दूसरे रीजन में वेव चेंज होगा। अब देखिए पहले रीजन में क्या है, दो वेव है।
ठीक। लेकिन ये जो वेव इंसिडेंट हो रही है इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ है। इसका मतलब जो आने वाली वेव है ये क्या है आपका, इधर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाइन जाने वाली वेव है, ठीक, ये है। और जो उधर से टकरा के आने वाली वेव है वो क्या है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उससे कुछ कम होगा। मतलब इधर से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कुछ कम है। क्लियर। तो जब इन दोनों का बाउंड्री के बीच अगर देखा जाए, मतलब ऐसे कुछ देखा जाए, एक वेव उधर जा रही है एक वेव आ रही है, तो कुछ स्टैंडिंग वेव की तरह ये दिखेंगे, ठीक। तो स्टैंडिंग वेव में दोनों वेव का सब कुछ सेम रहता था एम्पलीट्यूड वगैरह। तो स्टैंडिंग वेव में वेव कैसे बनती थी, कुछ ऐसे बनती थी। आप ये चीज़ देखे थे कि स्टैंडिंग वेव में वेव कुछ ऐसे बनती थी, ऐसे बनता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर नीचे क्या है, ज़्यादा है, ऊपर कम है। इसका मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होने वाला है। ऊपर क्या है, कुछ और वैल्यू, नीचे कुछ और वैल्यू। और स्टैंडिंग में सेम एम्पलीट्यूड रखती थी, तो जहाँ एम्पलीट्यूड दोनों का अपोजिट में आता था सेम वैल्यू होने की वजह से जीरो होता था, और जहाँ पे सेम डायरेक्शन में आता था वो मैक्सिमम होता था। तो इस कंडीशन में जो हम लोग का स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा जैसे कल बताए थे। अगर वीडियो कल का देखे होंगे आप, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, कुछ ऐसे होगा, ठीक। क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आएगा वो क्या होगा, अप एंड डाउन आएगा। मतलब क्या होगा, कभी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम फिर मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा। इस केस में प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, जहाँ पे इस केस में सॉरी, जब स्टैंडिंग वेव परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनेगी तो यहाँ पे देखिए वेव फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जीरो होगा। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इस तरह अप डाउन ना बन के वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। मैक्सिमम ये क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी ग्राफ बनेगा। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, जीरो नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि दोनों वेव का क्या है, जो एम्पलीट्यूड है कुछ अलग अलग है। क्योंकि पूरा का पूरा वेव नहीं टकरा के आ रही है ना, कुछ वेव तो ट्रांसमिट कर जा रही है, तो एम्पलीट्यूड जरूर अलग होगा। मान लीजिए 100 पार्टिकल गए, 80 आए, 20 निकल गए, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा ना। तो इस वजह से क्या होगा, ये परफेक्ट स्टैंडिंग वेव नहीं बन के कुछ इस शेप का स्टैंडिंग वेव बनेगा। जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। अगर ये रहता तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ जीरो, कुछ ऐसे ग्राफ आता। तो इस केस में जो ग्राफ आता है क्या होता है, ऐसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम फिर मिनिमम, ऐसे होता रहता है। ये जीरो नहीं है, मिनिमम है, बट दिस इज नॉट जीरो। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल रीजन फर्स्ट में मिला हुआ है, ठीक। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी लेना साइन का स्क्वायर करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसको दिखाएं ऐसे, क्लियर। साइन का स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी है, तो जब स्क्वायर कर दिया तो जो निगेटिव वाला पोर्शन वो भी क्या होगा, पलट के पॉजिटिव मिलेगा, तो ऐसे पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा। अब देखिए इस रीजन में देखिए वेव नए होके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, और दोनों जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक इधर जा रहा है एक्सपोनेंशियली, और एक एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहे हैं। अब वेव नहीं है। पिछले केस में जब इज ग्रेटर देन बी था, वी नॉट था, पिछले केस में जब इज ग्रेटर देन वी नॉट था, तो इस रीजन में दोनों वेव थे। तो कल के फिगर में इस वाले रीजन में भी ऐसा ग्राफ बना था। लेकिन आज के इस रीजन में देखिए क्या है, दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या होगा, जो ग्राफ आएगा वो भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। बात समझ में आ रहा है। जब इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोग को मिलेगा। तो कुछ ऐसे क्या होगा, ग्राफ मिलेगा। क्लियर। एक्सपोनेंशियली देखिए ट्रांसमिशन वाला क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ना, माइनस साइन है ना, तो एक्सपोनेंशियली डीके करके ग्राफ मिलेगा। अब जब रीजन 3 में जाएंगे तो इसका केस सेम वैसे होगा जैसे पिछले वाले पार्ट में था। क्योंकि यहाँ से कोई वेव टकरा के आ नहीं रही है, तो यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल भी क्या होगा, कांस्टेंट मिलता रहेगा। तो रीजन 3 में कुछ ऐसे ग्राफ रहेगा। रीजन 2 में आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें अब हम लोग को वेव नहीं, एक एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, फंक्शन मिल रहा है, ठीक। जो एक डीके हो रहा है और एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक एक्सपोनेंशियली डीके, और यहाँ पे क्या था, माइनस आई बीटा एक्स था। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई बीटा एक्स था, तो इसके जगह आई बीटा डैश रखेंगे तो माइनस, ये क्या होगा, प्लस हो गया, आई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, तो ये कुछ हो गया। तो इन दोनों का जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल निकालेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। इसको आप अगर चाहें तो मैथमेटिकल वैल्यूज में रख के कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा कुछ ग्राफ इसका ऐसे मिलेगा, ठीक। और खुद अपने सेंस से आप सोचिए कि क्या होगा, पार्टिकल ट्रांसमिट हुए हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम था तो यहाँ बाउंड्री क्या था, ट्रांसमिटेंस वेव का वैल्यू जीरो होगा, और जैसे से इधर जाए घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ पार्टिकल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट भी होने लगेंगे। तो इधर से ग्राफ क्या होगा, घटता चल जाएगा। और एक चीज़ ऐसे सुन रहे हैं, जब ये मान रिफ्लेक्ट हुए हैं कुछ पार्टिकल, और फिर जब इन दोनों का क्या करेंगे आप,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाला फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब साई एक्स करके स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके, तो ऐसा ग्राफ कुछ मिलेगा। और फिर इधर कांस्टेंट मिलेगा क्योंकि क्या है, इधर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक, तो इस तरीके से बस एक चेंज देखने को मिलता है, ई इज ग्रेटर देन वी नॉट और इज लेस देन वी नॉट में। इज ग्रेटर देन वी नॉट में क्या था, यहाँ भी पार्टिकल की वेव मिल रहा था, तो यहाँ भी कुछ वेव मिला था, लेकिन इसमें इज लेस देन वी नॉट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल रहा है जो कुछ ऐसे होगा, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है, डीके होते चला जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है? ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को फिनिश कर लिए। किसको फिनिश किए? रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को। आपको जो डाउट हो रहा होगा यहाँ हो रहा होगा, इसीलिए बार बार मैं इस चीज़ को हिंट कर रहा हूँ कि ये एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन है। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे क्या होगा, ग्राफ आएगा। ग्राफ कैसे आएगा? कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। जो ट्रांसमिटेंस का वैल्यू है वो क्या रहेगा, इस पे हावी रहेगा। क्यों इस पे हावी रहेगा? क्योंकि पार्टिकल क्या हुए, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ ना, तो वो तो इंसिडेंट का हिस्सा ट्रांसमिट हुआ। अब इस ट्रांसमिट का हिस्सा यहाँ से इंसिडेंट, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो उसका वैल्यू हमेशा ट्रांसमिशन वाले से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 20 लोग घुसे थे, 20 में से कुछ लोग न गए हैं, तो 20 हमेशा हावी रहेगा। इस वजह से ऐसा ग्राफ मिलेगा, डिकेइंग ग्राफ मिलेगा। क्लियर है चीज़? ओके, अब देखिए इधर भी आप समझ गए। ठीक, तो इस तरीके से अब हम लोग अपना रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर फिनिश कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।